हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग करने वाले हैं कॉस्टिंग का थियरी सजेशन। जो थियरी के सजेशन दिए थे वो सारे के सारे थियरीज आज हम लोग करने वाले हैं बेटा। आज होने वाला है कॉस्टिंग का थियरी का वन शॉट। तो सबसे पहला तो भैया हम लाइक टारगेट बताएंगे। लाइक टारगेट जो है आज आज का जो लाइक टारगेट है वो है 2K। मुझे पता है नहीं होगा, मुझे पता है आप लोग नहीं करोगे, लेकिन कुछ तो कदर करो। कम से कम 1K तो कर दो, 1000 लाइक तो कर दो भाई। इतना साथ दिया हूं, एक लाइक नहीं कर सकते आप? तो आज मैं आप सबको पढ़ाने वाला हूं सेमेस्टर 3 में क्या कॉस्टिंग के थियरी पूछे जाएंगे, और पूछे जाएंगे तो क्या क्या आएगा क्या क्या नहीं आएगा, सब कुछ मैं आज इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं। और आज आपको मैं कॉस्टिंग का थियरी पढ़ाने वाला हूं। तो दोस्तों जी बिल्कुल कॉस्टिंग का थियरी आएगा। सेम 3 वाले बच्चों कॉस्टिंग का थियरी आएगा और मैक्स टू मैक्स 10 मार्क्स का आएगा। 10 मार्क्स का कॉस्टिंग का थियरी पूछ सकता है, एबीसी कॉस्टिंग से पूछ सकता है, जेपीबीपी से पूछ सकता है। ठीक है, तो आइए जो जो थियरीज आएंगे, जो जो थियरी आने का चांसेस है, वो सब सारे थियरीज को एक बार हम लोग शॉर्ट में क्रिस्प में कवर कर लेते हैं। ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा भाई, शॉर्ट में क्रिस्प में पढ़ाऊंगा। सबसे पहले यहां पे बोला गया है प्रोसेस कॉस्टिंग क्या है। तो प्रोसेस कॉस्टिंग वो एक मेथड है, प्रोसेस कॉस्टिंग वो एक ऐसा मेथड है, कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड है, जहां पे इंडस्ट्रीज अपना फाइनल गुड्स को बनाने के लिए बहुत सारा प्रोसेस का इस्तेमाल करता है। प्रोसेस ए, प्रोसेस बी, प्रोसेस सी, प्रोसेस डी। प्रोसेस कॉस्टिंग वो एक मेथड है, एक ऐसा मेथड है जहां पे एक ऐसा इंडस्ट्री एक अपने फाइनल गुड्स को बनाने के लिए बहुत सारा प्रोसेस का इस्तेमाल करता है। जैसे ये फोन जो बना होगा, ये फोन बहुत सारे प्रोसेस से गुजर गुजर के बने होंगे। प्रोसेस ए, उसके बाद प्रोसेस बी आया होगा, उसके बाद प्रोसेस सी आया होगा, उसके बाद प्रोसेस डी आया होगा। तो आइए ना, इसको रीड कीजिए ना, रीड करना है बस, और कुछ नहीं। रीड करना है, खुद से बना बना के जाके लिख देना है। लव लेटर लिखना है, प्रेम पत्र लिखना है, वहां पे खुद से बना बना के लिखना है। कॉस्टिंग में खुद से बना बना के लिखोगे तुम, ठीक है। तो प्रोसेस कॉस्टिंग इज ए कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड प्राइमरली यूज्ड इन इंडस्ट्रीज वेयर प्रोडक्शन इज कंटिन्यूअस। मतलब वो इंडस्ट्री में यूज होता है जहां पे प्रोडक्शन जो है वो एकदम कंटिन्यूअस चलता रहे चलता रहे चलता रहे, और जहां पे फाइनल गुड्स बनाने के लिए बहुत सारे प्रोसेस का इस्तेमाल किया हो। जहां पे मान लीजिए ये फोन बनाने के लिए बहुत सारे प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, वहां पे ये प्रोसेस कॉस्टिंग यूज होता है। सर प्रोसेस कॉस्टिंग करते क्यों है? ये जानने के लिए हर एक प्रोसेस में, यानी प्रोसेस ए में या प्रोसेस बी में या प्रोसेस सी में, हर एक प्रोसेस का खर्चा कितना पड़ा, हर एक प्रोसेस का खर्चा कितना पड़ा, ये जानने के लिए हम लोग प्रोसेस कॉस्टिंग करते हैं। हर एक प्रोसेस करने का खर्चा कितना पड़ा। यहां पे देखिए ना क्या लिखा हुआ है, दिस मेथड हेल्प इन डिटरमाइनिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मतलब इस मेथड से आपको क्या पता चलता है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ए स्पेसिफिक पीरियड बाय असाइनिंग कॉस्ट टू ईच प्रोसेस। हर एक प्रोसेस का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पता चलता है। ये जो प्रोड्यूस किए हो, ये जो एक प्रोसेस फॉलो किए हो, दूसरा प्रोसेस फॉलो किए हो, हर एक प्रोसेस का कितना कितना खर्चा पड़ा ये पता चलता है, ये पता चलता है। इसके बाद आप एग्जांपल लिख दीजिएगा, डिफाइन कर दीजिएगा इसको बहुत अच्छे तरीके से। प्रोसेस कॉस्टिंग इज ए कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड प्राइमरली यूज्ड इन इंडस्ट्री वेयर प्रोडक्शन इज कंटिन्यूअस एंड इन्वॉल्व मल्टीपल स्टेजेस ऑफ प्रोसेस। ये सब पूरा डिफाइन कर दीजिएगा एकदम लव लेटर की तरह। इसके बाद आप एग्जांपल लिख दीजिएगा, जैसे ये जो प्रोसेस कॉस्टिंग है ये केमिकल इंडस्ट्री में हेल्प करता है, ऑयल रिफाइनिंग इंडस्ट्री में हेल्प करता है, ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हेल्प करता है, ठीक है। तो प्रोसेस कॉस्टिंग जो है ये केमिकल इंडस्ट्री, ऑयल रिफाइनिंग इंडस्ट्री, ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हेल्प करता है आपको। क्लियर है? अब बात करेंगे बेटा हम लोग की फीचर्स ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग, कि प्रोसेस कॉस्टिंग का क्या क्या फीचर्स है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला कि प्रोसेस कॉस्टिंग में क्या होता है ना, कंटिन्यूअस प्रोडक्शन चलता रहता है। कंटिन्यूअस प्रोडक्शन चलता रहता है, मतलब पहले आप जर्नल बनाएं, उसके बाद लेजर बनाएं, उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनाएं, तो ये तो प्रोसेस है ना भाई। तो यहां पे कंटिन्यूअसली प्रोडक्शन चलता रहता है, चलता रहता है। क्लियर है? मतलब मान लीजिए फोन का सबसे पहले रॉ मटेरियल मैंने इकट्ठा किया, उसके बाद मैंने एक यूनिट बनाया, उसके बाद मैंने दूसरा वाला यूनिट बनाया, उसके बाद मैंने तीसरा वाला यूनिट बनाया, और उसके बाद वाला प्रोसेस मैंने सारा का सारा यूनिट को जोड़ा। तो ये क्या है? ये प्रोसेस है। और प्रोसेस जो है बेटा, प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलता रहता है, कंटिन्यूअस प्रोडक्शन प्रोसेस चलता रहता है। ठीक है, हेडिंग याद रख लीजिएगा, अंदर वाला पॉइंट खुद बना के आप लिख सकते हो बेटा, खुद बना के लिख सकते हो, इतना कैपेबल आप हो। आप 2 में नहीं पढ़ते कि याद करना पड़ेगा, आप खुद बना के लिख सकते हो। इसके बाद स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट, जो सामान बहुत स्टैंडर्ड है, जो सामान बहुत अच्छा है, उसके लिए ये प्रोसेस कॉस्टिंग यूज किया जाता है। जैसे फोन,
मान लीजिए एक पर्स के लिए क्या प्रोसेस कॉस्टिंग यूज होगा? एक छोटा सा पिद्दी सा माचिस बनाने के लिए क्या प्रोसेस कॉस्टिंग यूज होगा? नहीं। तो जो सामान एकदम स्टैंडर्डाइज है, कॉस्टली है, उसके लिए ये प्रोसेस कॉस्टिंग यूज होता है। ठीक है, इसके बाद यहां पे क्या बोला है कि प्रोसेस कॉस्टिंग में क्या होता है? प्रोसेस वाइज एक्यूमुलेशन ऑफ कॉस्ट होता है। मतलब यहां पे ना प्रोसेस वाइज खर्चा निकालते हैं कि प्रोसेस ए का कितना खर्चा है, प्रोसेस ए का कितना खर्चा है, प्रोसेस बी का कितना खर्चा है, प्रोसेस सी का कितना खर्चा है, अरे इसका डायरेक्ट मटेरियल कितना है, इस वाला प्रोसेस का डायरेक्ट मटेरियल कितना है, डायरेक्ट लेबर कितना है, ओवरहेड कितना है। हर एक प्रोसेस का आप डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ओवरहेड ऐसे निकालते हो। प्रोसेस वाइज एक्यूमुलेशन ऑफ कॉस्ट होता है, प्रोसेस वाइज। कि ये जो प्रोसेस किया था तूने, ये जो प्रोसेस किया था, प्रोसेस ए जो किया था, उसका डायरेक्ट मटेरियल कितना लगा, डायरेक्ट लेबर कितना लगा, ओवरहेड कितना लगा, वो सब। ठीक है, ओके। इसमें आप कॉस्ट पर यूनिट भी निकालते हो, है ना भाई? जो सम्स किए हो ना, उस सम्स के बेसिस पर कुछ ना कुछ लिखते रहना। इसमें आप कॉस्ट पर यूनिट भी निकालते हो। सो द कॉस्ट इनकर्ड इन ए प्रोसेस आर डिवाइड बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द पीरियड टू कंप्यूट द एवरेज कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, तो हम लोग कॉस्ट पर यूनिट भी निकालते हैं। फॉर्मूला लिख देना, समझा देना थोड़ा सा। ठीक है, इसके बाद प्रोसेस कॉस्टिंग में इंटर प्रोसेस कॉस्ट ट्रांसफर भी होता है। इंटर प्रोसेस कॉस्ट ट्रांसफर भी होता है, मतलब प्रोसेस वन का जो बैलेंस रहता है, वो प्रोसेस टू में ट्रांसफर होता है कि नहीं बताओ? प्रोसेस टू का जो बैलेंस रहता है वो प्रोसेस थ्री में ट्रांसफर होता है कि नहीं बताओ? प्रोसेस वन का जो आउटपुट रहता है वो प्रोसेस टू में ट्रांसफर होता है, प्रोसेस टू का जो आउटपुट रहता है वो प्रोसेस थ्री में ट्रांसफर होता है। वही तो यहां पे बोला गया है, देखो ना, कॉस्ट फ्रॉम वन प्रोसेस आर ट्रांसफर टू द नेक्स्ट along with the semi finished goods। मतलब एक प्रोसेस का जो खर्चा है वो दूसरे प्रोसेस में ट्रांसफर होता है। क्लियर है? और इसके बाद क्या दिया हुआ है? इसके बाद दिया हुआ है कि ये जो प्रोसेस कॉस्टिंग ये सिर्फ लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए सुटेबल है। अगर आप बड़ा प्रोडक्शन करना चाहते हो, अगर आप बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करना चाहते हो, लार्ज स्केल प्रोडक्शन करना चाहते हो, तो उसके लिए ये प्रोसेस कॉस्टिंग जो है ये सुटेबल है। ठीक है, हेडिंग याद रख लेना और अंदर वाला पॉइंट खुद चेप देना भाई। कॉस्टिंग है, इंग्लिश नहीं है जो खुद लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो सुटेबल फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन। ठीक है, अगर आप लार्ज स्केल प्रोडक्शन करते हो, अगर आप बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करते हो, फिर जाके आप सबके लिए प्रोसेस कॉस्टिंग है दोस्तों। ठीक है, बात करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन का। व्हाट डू यू मीन बाय नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग? नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, कि नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? देखिए यहां पे लिखा हुआ है द नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग ऑल्सो नोन एज कॉस्ट लेजर अकाउंटिंग सिस्टम। इसको हम लोग कॉस्ट लेजर अकाउंटिंग सिस्टम भी बोलते हैं। इसको हम लोग कॉस्ट लेजर अकाउंटिंग सिस्टम भी बोलते हैं। ये एक ऐसा मेथड है, कैसा मेथड सर? ये एक ऐसा मेथड है जहां पे फाइनेंशियल और कॉस्ट अकाउंटिंग को रिकॉर्ड को सेपरेटली मेंटेन किया जाता है। ये मेथड ये बोलता है कि जो आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग का रिकॉर्ड है उसको अलग मेंटेन करो, जो आपका कॉस्ट अकाउंटिंग का रिकॉर्ड है उसको अलग मेंटेन करो। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का रिकॉर्ड अलग मेंटेन कर और कॉस्ट अकाउंटिंग का रिकॉर्ड अलग मेंटेन कर। ये सिस्टम ये बोलता है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो रिकॉर्ड है उसको अलग मेंटेन करो और कॉस्ट अकाउंटिंग का जो रिकॉर्ड है उसको अलग अलग मेंटेन करो। ठीक है, समझ में आया? इन दिस सिस्टम द कॉस्ट अकाउंट एंड फाइनेंशियल अकाउंट ऑपरेट इंडिपेंडेंटली। ये सिस्टम में ये जो कॉस्ट अकाउंट है और फाइनेंशियल अकाउंट है इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करते हैं, इंडिपेंडेंटली। एंड द रिकंसिलिएशन प्रोसेस इज रिक्वायर्ड टू इंश्योर कंसिस्टेंसी बिटवीन द टू। मतलब इसीलिए तो हम लोग रिकंसिलिएशन करते हैं ना, अभी जो आपको सिखाया है, इसीलिए तो हम लोग रिकंसिलिएशन करते हैं कि मैच कराने के लिए, दोनों के बीच में मैच कराने के लिए आप लोग रिकंसिलिएशन करते हो। क्यों करते हो रिकंसिलिएशन? इसी के लिए तो करते हो। ठीक है, तो बना के लिख दीजिएगा, बहुत आसान है ये सब चीज। ठीक है, इसके बाद फीचर्स क्या क्या है देखिए। फीचर्स क्या क्या है नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग का? सबसे पहले सेपरेट अकाउंट मेंटेन करते हो कॉस्ट के लिए और फाइनेंशियल अकाउंट के लिए। आप सेपरेट अकाउंट मेंटेन करते हो, कॉस्ट के लिए एक सेपरेट अकाउंट, फाइनेंशियल अकाउंट के लिए आप सेपरेट अकाउंट, सेपरेट रिकॉर्ड मेंटेन करते हो। कॉस्ट के लिए सेपरेट रिकॉर्ड और फाइनेंशियल अकाउंट के लिए सेपरेट रिकॉर्ड। ठीक है, इसके बाद रिकंसिलिएशन वाला पढ़िएगा, ये मत पढ़िएगा। इसके बाद देखिए रिकंसिलिएशन रिक्वायर्ड, यहां पे रिकंसिलिएशन रिक्वायरमेंट रहता है। यहां पे आपको नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम ये बोलता है कि जो कॉस्ट अकाउंट है ना और ये जो फाइनेंशियल अकाउंट है ना, इसको रिकंसाइल करना बहुत ज्यादा जरूरी है टू मेंटेन कंसिस्टेंसी
इसको रिकंसाइल करना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसको रिकंसाइल करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कभी कभी डिस्क्रिपेंसीज अराइज हो सकते हैं, कंफ्यूजन अराइज हो सकते हैं। तो कॉस्ट अकाउंट को और फाइनेंशियल अकाउंट को रिकंसाइल करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। इसके बाद इनहैंस्ड कॉस्ट कंट्रोल एंड एनालिसिस, इससे आप कॉस्ट कंट्रोल भी कर सकते हो, इससे आप अपना खर्चा को कंट्रोल भी कर सकते हो, कॉस्ट का एनालिसिस भी कर सकते हो, ठीक है। ये जो नॉन इंटीग्रेटेड कॉस्ट ऑफ अकाउंटिंग है, इसके मदद से आप कॉस्ट कंट्रोल भी करते हो, एनालिसिस भी करते हो। इसका जो है, इसका भी डुअल अकाउंटिंग एफर्ट है, इसका भी डुअल अकाउंटिंग एफर्ट है। ये भी यहां पर भी जर्नल बनता है, लेजर बनता है बेटा, ठीक है। इसके बाद स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूटेबल है। जो ऑर्गेनाइजेशन मैन्युफैक्चरिंग के लिए है या प्रोडक्शन के लिए है, उन ऑर्गेनाइजेशन पर ये सूट करता है, ठीक है। तो ये जो नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम है, उसको यूज कौन करता है, उसको कौन सा ऑर्गेनाइजेशन यूज करता है, उसको मैन्युफैक्चरिंग वाला या उसको प्रोडक्शन वाला यूज करता है, उसको मैन्युफैक्चरिंग या मतलब कि प्रोडक्शन वाला यूज करता है, ठीक है। ओके, अब हम लोग पढ़ते हैं व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मेंटेनिंग कॉस्ट लेजर कंट्रोल। देखिए, एडवांटेजेस मतलब क्या है, इज्जत, इज्जत करेंगे और इसका बेइज्जती करेंगे। कॉस्ट लेजर का इज्जत करेंगे और इसका बेइज्जती भी करेंगे। थियरी आ सकता है, थियरी आ सकता है इसका, तो पढ़ लीजिएगा। इनहैंस्ड कॉस्ट कंट्रोल, सबसे पहले तो भाई सुनो, एडवांटेज पढ़ेंगे। सबसे पहले इज्जत करते हैं। कॉस्ट लेजर मतलब, कॉस्ट लेजर करने से कॉस्ट लेजर का ये फायदा होता है कि कॉस्ट कंट्रोलिंग आप बहुत बढ़िया से कर सकते हो। आप ये ट्रैक कर सकते हो कि कहां कहां क्या क्या खर्चा हुआ, कहां कहां क्या क्या खर्चा हुआ। मेंटेनिंग ए कॉस्ट लेजर अलाउज ऑर्गेनाइजेशन टू कीप ए क्लोज ट्रैक ऑफ ऑल कॉस्ट रिलेटेड ट्रांजैक्शन। जितना भी कॉस्ट रिलेटेड ट्रांजैक्शन है, उसको आप ट्रैक कर सकते हो, उसको आप देख सकते हो, उसको आप परख सकते हो, ठीक है। इसकी मदद से आप कॉस्ट का एनालिसिस कर सकते हो, डिटेल्ड कॉस्ट एनालिसिस। डिटेल्ड कॉस्ट एनालिसिस किसके मदद से सर, किसके मदद से, ऑफ कॉस्ट लेजर की मदद से। कॉस्ट का अगर आप लेजर बनाते हो, जैसे आप अकाउंट्स में लेजर बनाते हो, तो कॉस्ट का भी अगर आप लेजर बनाते हो तो आप डिटेल्ड कॉस्ट एनालिसिस कर सकते हो, डिटेल्ड कॉस्ट एनालिसिस। इसके बाद बोला है कि ये बजटिंग में भी आपका हेल्प करता है। आप इससे बजट भी बना सकते हो, बहुत एक्यूरेट बजट्स बना सकते हो कि आपका खर्चा कितना पड़ने वाला है, आपका अपकमिंग ईयर खर्चा कितना पड़ने वाला है, बजट भी बना सकते हो। इसके बाद इंप्रूव डिसीजन मेकिंग, आप बहुत ही अच्छा से डिसीजन ले सकते हो, आप बहुत अच्छा डिसीजन ले सकते हो। विद डिटेल्ड कॉस्ट इंफॉर्मेशन एट देयर डिस्पोजल, मैनेजर कैन मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन रिगार्डिंग रिसोर्स एलोकेशन, प्राइस स्ट्रेटजीज, प्रोसेस इंप्रूवमेंट। ये सब सारा का सारा आप डिसीजन ले सकते हो, किस तरीके से रिसोर्स को एलोकेट करना है, किस तरीके से प्राइसिंग स्ट्रैटेजी बनाना है, किस तरीके से प्रोसेस को इंप्रूवमेंट करना है, सब डिसीजन ले सकते हो, सब कुछ बहुत बढ़िया तरीके से। और फिफ्थ दिया हुआ है रिकंसिलिएशन विद द फाइनेंशियल अकाउंट, मतलब कॉस्ट अकाउंट अगर मान लीजिए कॉस्ट लेजर का, सुनिए, कॉस्ट लेजर का ये एक एडवांटेज है कि वो रिकंसाइल कर सकता है फाइनेंशियल अकाउंट से, ठीक है। रिकंसाइल कर सकता है, रिकंसाइल कर सकता है, अगर कभी जरूरत पड़ा तो रिकंसाइल भी कर सकता है। लाइक करो ना भाई, प्लीज लाइक करो ना, मोटिवेशन बढ़ाओ ना एक बार, प्लीज लाइक कीजिए, क्योंकि आज का टारगेट है 2K लाइक्स। अब देखते हैं कि आप में कितना पावर है, आप 2000 लाइक कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। लाइक करो, शेयर करो प्लीज। इसके बाद देखिए, ये तो एडवांटेज है, बना बना के आप लिख दोगे कि इनहैंस्ड कॉस्ट कंट्रोल, डिटेल्ड कॉस्ट एनालिसिस, फैसिलिटेट्स बजटिंग, इंप्रूव डिसीजन मेकिंग, ये सब लिख दोगे आप, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को पता आप लिख दोगे। बात करते हैं आप डिसएडवांटेजेस का, क्या क्या बेइज्जती है इसका। डिसएडवांटेजेस का बात करेंगे, डिसएडवांटेजेस का क्या। सबसे पहले इंक्रीज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव वर्कलोड। इससे क्या होता है बेटा, इससे ना एडमिनिस्ट्रेटिव वर्कलोड बढ़ जाता है आपका, क्लियर है। कॉस्ट लेजर अगर आप मेंटेन करते हो, अगर आप कॉस्ट लेजर मेंटेन करते हो, तो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव वर्कलोड, मतलब ऑफिस वाला जो वर्कलोड है, ऑफिस वाला वर्कलोड, वो आपका बढ़ जाता है। इंक्रीज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव वर्कलोड। मेंटेनिंग ए कॉस्ट लेजर रिक्वायर्स एडिशनल रिसोर्सेस का रिक्वायरमेंट पड़ता है, पर्सनल एंड टाइम का रिक्वायरमेंट पड़ता है, ठीक है। तो इससे आपका एडिशनल वर्कलोड बढ़ जाता है, खर्चा ज्यादा पड़ता है, हायर कॉस्ट। इससे आपको कॉम्प्लेक्सिटी भी आता है, बहुत सारा कॉम्प्लेक्सिटी आता है, ठीक है, बिकॉज बहुत सारा चीज डुप्लीकेशन हो जाता है, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स हो जाता है, सिमिलर डेटा हो जाता है, कॉस्ट का भी डेटा सेम है, फाइनेंशियल अकाउंट का भी डेटा सेम है, फिर आपको दिक्कत हो जाएगा, दिक्कत। तो डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट भी होता है यहां पे। लिमिटेड यूज फॉर द स्मॉल बिजनेस इसको यूज नहीं करता है, छोटा मोटा बिजनेस इसको यूज नहीं करता है, छोटा मोटा बिजनेस इसको यूज नहीं करता बेटा, बोलता है कि हम यूज नहीं करेंगे इस फालतू चीज को, कॉस्ट लेजर को, ठीक है, क्लियर है। तो ये सब क्या है, ये सब है डिसएडवांटेजेस। बात करेंगे कि
डिस्कस द डिफरेंट रीजंस बताना है कि क्यों प्रॉफिट एज पर द कॉस्ट अकाउंट और फाइनेंशियल अकाउंट डिफरेंट डिफरेंट आता है, रिकंसाइल क्यों करना पड़ता है। अरे कॉस्ट अकाउंट का प्रॉफिट और फाइनेंशियल अकाउंट का प्रॉफिट डिफरेंट डिफरेंट क्यों है, क्यों क्यों रिकंसिलिएशन इंपॉर्टेंट है, क्यों रिकंसिलिएशन इंपॉर्टेंट है। डिस्कस द डिफरेंट रीजंस फॉर डिसएग्रीमेंट ऑफ प्रॉफिट एज पर द कॉस्ट अकाउंट एंड फाइनेंशियल अकाउंट, व्हाई रिकंसिलिएशन इज इंपॉर्टेंट, क्यों रिकंसिलिएशन इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो भैया यहां पे लिखा हुआ है ट्रीटमेंट ऑफ एक्सपेंसेस। कुछ कुछ एक्सपेंसेस जो है वो सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंट में ही आते हैं, वो कॉस्ट अकाउंट में नहीं आते हैं। कुछ कुछ एक्सपेंसेस जो है वो सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंट में ही आते हैं, इसी के लिए डिफरेंस आता है, इसी के लिए डिफरेंस आता है। सर्टेन एक्सपेंसेस लाइक इंटरेस्ट ऑन लोन्स, फाइन्स, पेनल्टीज, ये सब जो है ना, ये सब फाइनेंशियल अकाउंट में देखने को मिलेगा आपको। इंटरेस्ट ऑन लोन्स, फाइन्स, पेनल्टी, ये सब सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंट में देखने को मिलेगा, लेकिन कॉस्ट अकाउंट में ये सब चीज नहीं देखने को मिलता है, इसीलिए डिफरेंस आता है। ओके, फाइनेंशियल अकाउंट का जो डेप्रीशिएशन वाला मेथड है वो है एसएलएम या डब्ल्यूडीबी। मतलब फाइनेंशियल अकाउंट वाला का कोई ठीक ठिकाना नहीं है, वो लोग पागल है। वो लोग कभी एसएलएम मेथड से डिप्रीशिएशन करता है या डब्ल्यूडीबी मेथड से करता है। उनका जो डिप्रीशिएशन वाला मेथड है ना वो अलग अलग है, वो अलग अलग है, ठीक है। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग वाला बोलता है कि हम लोग सिर्फ एक यूनिफॉर्म अप्रोच को फॉलो करेंगे, हम लोग एक फिक्स्ड मेथड, एक यूनिफॉर्म अप्रोच को फॉलो करेंगे। लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाला तो एसएलएम, डब्ल्यूडीबी कुछ भी फॉलो करने लगता है, कहीं भी फॉलो करने लगता है, इसीलिए डिफरेंस आता है, इसीलिए बेसिकली डिफरेंस आता है। इसके बाद स्टॉक वैल्यूएशन डिफरेंस, मतलब फाइनेंशियल अकाउंट में हम लोग एनआरवी और मार्केट प्राइस से जो सबसे कम रहेगा उसके हिसाब से हम लोग क्लोजिंग स्टॉक को लेते हैं, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक लेने का तरीका अलग अलग है, कॉस्ट अकाउंटिंग में अलग अलग है और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में अलग अलग है। स्टॉक लेने का तरीका, स्टॉक वैल्यूएशन का तरीका जो है अलग अलग है, दोनों जगह में, दोनों जगह में अलग अलग है। इसीलिए यहां पे क्या होता है, इसीलिए यहां पे डिसएग्री करता है। इसीलिए कॉस्ट अकाउंट और फाइनेंशियल अकाउंट कभी भी मैच नहीं करेगा, देखोगे आप, ठीक है। अलोकेशन ऑफ ओवरहेड आर अलोकेटेड डिफरेंटली इन कॉस्ट, मतलब ओवरहेड जितना भी खर्चा होता है वो कॉस्ट में ना डिफरेंटली अलोकेट होता है, और फाइनेंशियल अकाउंट में भी अलोकेट डिफरेंटली होता है। अरे पीएल में हम लोग सारा का सारा खर्चा लिख देते हैं, लेकिन कॉस्ट में हम लोग प्रॉपर तरीके से अलोकेट करते हैं, अपॉर्शनमेंट करते हैं। तो मेथड्स अलग अलग है, खर्चा को बांटने का मेथड्स अलग अलग है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम लोग हम लोग प्रोडक्शन एक्टिविटीज के बेस्ड पर खर्चा को बांटते हैं, लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से, ठीक है। खर्चा को कैसे बांटा जाता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम लोग एएस को फॉलो करते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को, लेकिन कॉस्ट में हम लोग ये प्रोडक्शन एक्टिविटीज को फॉलो करके, बेस करके हम लोग खर्चा को बांटते हैं। तो खर्चा बांटने का तरीका अलग अलग है, इसीलिए अमाउंट भी अलग अलग आता है ना। इनकम एंड गेन एक्सक्लूजन, नॉन ऑपरेटिंग इनकम लाइक रेंट रिसीव्ड, सुनो, रेंट रिसीव्ड जो है, डिविडेंड जो है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट जो है, ये सब कॉस्ट में इंक्लूड नहीं है, ये सब सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंट में इंक्लूडेड होता है। ये जो रेंट रिसीव्ड है, डिविडेंड है, प्रॉफिट ऑन सेल है, ये सब सिर्फ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होता है, कॉस्टिंग में रिकॉर्ड नहीं होता है, ये सब कॉस्टिंग में रिकॉर्ड नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए भी मिसमैच आता है, इसीलिए भी डिसएग्रीमेंट आता है। और एबनॉर्मल लॉस एंड लॉसेस, कॉस्ट अकाउंट्स एक्सक्लूड एबनॉर्मल कॉस्ट सच एज लॉसेस ड्यू टू स्ट्राइक, एक्सीडेंट। एबनॉर्मल लॉस जो होता है ना उसको कॉस्ट नहीं लेता है, कॉस्टिंग में एबनॉर्मल लॉस को नहीं लेते हैं। कॉस्टिंग में बेटा एबनॉर्मल लॉस जो होता है ना उसको हम लोग नहीं लेते हैं, उसको हम लोग कंसीडर करते ही नहीं है, लेकिन अकाउंट्स में हम लोग लेते हैं, अकाउंट्स में लेते हैं बेटा, ठीक है। चलिए, अब इंपॉर्टेंस ऑफ रिकंसिलिएशन, ये तो बहुत ही इजी है, इंश्योरिंग एक्यूरेसी, एक्यूरेट रहता है, सारा का सारा एरर फ्री रहता है, मतलब कुछ गलती वलती नहीं रहेगा आपका, ठीक है। रिकंसिलिएशन हेल्प्स आइडेंटिफाई एरर्स और डिस्क्रिपेंसीज, मतलब कुछ गलती वलती नहीं रहेगा, एकदम सही सुथरा रहेगा, साफ सुथरा रहेगा, एक्यूरेसी मेंटेन करता है। अरे बहुत कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट मतलब रोज रोज आप अच्छे से मेंटेन करोगे, रोज आप कॉस्ट रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को मेंटेन करोगे। जो कॉस्ट अकाउंटेंट रहेगा वो अगर कॉस्ट रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट रोज अगर बनाएगा तो कंसिस्टेंट भी रहेगा। इंप्रूव डिसीजन मेकिंग, आप बहुत अच्छे से फैसला ले सकते हो, आप बहुत सुंदर से अच्छे तरीके से फैसला ले सकते हो, फाइनेंशियल डेटा को जान सकते हो, फाइनेंशियल हेल्थ को जान सकते हो, बेटर डिसीजन मेकिंग ले सकते हो, बेटर डिसीजन मेकिंग, ठीक है। स्टैंडर्ड के साथ कंप्लायंस कर सकते हो, जो भी आपका रूल्स रेगुलेशंस लॉज है उसके साथ आप
मतलब ये कंप्लायंस कर सकते हो, ठीक है। और ये कॉस्ट कंट्रोल एंड एफिशिएंसी भी आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है, क्लियर है। बात करेंगे अभी व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एबीसी कॉस्टिंग। सबसे पहले तो एबीसी कॉस्टिंग क्या है। एबीसी कॉस्टिंग ये बोलता है कि खर्चा को अपने अपने ड्राइवर्स के हिसाब से बांटो। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इज ए मॉडर्न अप्रोच टू द कॉस्ट अकाउंटिंग दैट एलोकेट्स ओवरहेड कॉस्ट बेस्ड ऑन द एक्टिविटीज। मतलब यहां पे ये बोला है कि एक्टिविटीज के हिसाब से खर्चा को बांटो, एक्टिविटीज के हिसाब से, एक्टिविटीज के हिसाब से खर्चा को बांटिए। एबीसी कॉस्टिंग बोलता है कि अपने खर्चे को जो आप बांटते हो, एलोकेट करते हो, एक्सपेंसेस को जो आप एलोकेट करते हो, ओवरहेड को जो आप एलोकेट करते हो, वो अपने अपने एक्टिविटीज के हिसाब से बांटिए। क्या? एक्टिविटीज के हिसाब से बांटिए, ठीक है। एडवांटेजेस देख लीजिए, इससे क्या होता है, इससे इंप्रूव्ड कॉस्ट एक्यूरेसी, बहुत अच्छे से आप कॉस्टिंग कर सकते हो, एक्यूरेटली कॉस्टिंग कर सकते हो, सही तरीके से कॉस्टिंग कर सकते हो, सही तरीके से कॉस्टिंग को बांट सकते हो, सही वे में आप कॉस्टिंग को, खर्चा को बांट सकते हो, एक्यूरेटली बांट सकते हो। आपका डिसीजन जो है बहुत ही बेटर हो जाएगा, बेटर डिसीजन मेकिंग, हर चीज में चेप देना, ठीक है। कॉस्टिंग में जो है ना, मोस्ट ऑफ द एडवांटेजेस में बेटर डिसीजन मेकिंग तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। हेल्प्स आइडेंटिफाई इनएफिशिएंसीज, मतलब जो भी आपका इनएफिशिएंसी है, जो भी आपका डिसएडवांटेजेस है, उसको आपको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा। जितना भी आपका इनएफिशिएंसी है, डिसएडवांटेजेस है ना, उसका आपको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा। इसके बाद एबीसी कॉस्टिंग की मदद से आप ये जान सकते हो कि आपका जो प्रोडक्ट है उसमें प्रॉफिट आपको हो रहा है या नहीं हो रहा है। एबीसी कॉस्टिंग की मदद से आप ये जान सकते हो कि आपका जो सामान है उसमें आपका प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। इसके बाद सपोर्ट स्ट्रैटेजिक प्लानिंग को भी सपोर्ट करता है एबीसी कॉस्टिंग, ठीक है। एडवांटेजेस में आता है, ठीक है। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग को भी सपोर्ट करता है, क्लियर है। चलिए आइए नेक्स्ट बात करते हैं डिसएडवांटेजेस का। यानी एबीसी कॉस्टिंग का क्या क्या डिसएडवांटेजेस है। बेइज्जती करिए ना, थोड़ा सा बेइज्जती करिए ना। तो सबसे पहले तो भैया कंप्लेक्सिटी इन इंप्लीमेंटेशंस। एबीसी कॉस्टिंग तो कहना बहुत आसान है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, एक्टिविटी से हम लोग अपना खर्चा को बांट देंगे, लेकिन कितना कॉम्प्लेक्स है पता है, कितना टाइम मतलब कि कंज्यूमिंग है पता है, बहुत ज्यादा टाइम लेता है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत मुश्किलें आती है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्सिटीज इन इंप्लीमेंटेशन, इंप्लीमेंट करने में फटती है भाई, इंप्लीमेंट आप नहीं कर सकते हो, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। आप किस किस खर्चे को कैसे कैसे बांटोगे, आप कितने खर्चों के बांटोगे, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। इसके बाद इसका जो खर्चा है बहुत ज्यादा है, हाई इंप्लीमेंटेशन कॉस्ट, ठीक है। इसके बाद डेटा इंटेंसिव प्रोसेस, मतलब इसमें ना बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव एंड डिटेल डेटा लगता है। अगर आप एबीसी कॉस्टिंग का मेथड को, अप्रोच को फॉलो करना चाहते हो, तो आपका जो डेटा लगेगा बहुत ज्यादा हाई डेटा लगेगा, ठीक है, हाई डेटा लगेगा। इसके बाद नॉट सुटेबल फॉर ऑल इंडस्ट्री, हर इंडस्ट्री के लिए एबीसी कॉस्टिंग नहीं है, हर इंडस्ट्री के लिए एबीसी कॉस्टिंग नहीं है। जो लोग छोटा छोटा इंडस्ट्रीज लोग हैं, छोटा छोटा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री लोग हैं, वहां एबीसी कॉस्टिंग नहीं चलता है। एबीसी कॉस्टिंग सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस सेक्टर, जहां पे वाइड वैरायटीज ऑफ प्रोडक्ट्स बेचते हैं, वो सब इंडस्ट्री में होता है, ठीक है। और एबीसी कॉस्टिंग में ना चेंज आप नहीं कर सकते। आप एबीसी कॉस्टिंग को अगर आप एक बार फॉलो कर लिए तो आप चेंज नहीं कर सकते, चेंज आपको नहीं करने देगा वो, ठीक है। चेंज आपको बदलने नहीं देगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉस्ट पुल क्या होता है और कॉस्ट ड्राइवर क्या होता है। कॉस्ट पुल क्या होता है, कॉस्ट ड्राइवर क्या होता है। कॉस्ट पुल का मतलब है जितना भी खर्चा उसको जोड़ दो, जितना भी खर्चा उसको जोड़ दो। जैसे मान लीजिए मटेरियल है, लेबर है, ओवरहेड है, उसको अगर आप जोड़ दोगे एक तरीके से आप ग्रुप बना दोगे, एक ग्रुप बना दोगे आप, जो कि सेम पर्पस के लिए काम होने वाला है, उसको बोलते हैं दोस्तों कॉस्ट पुल, ठीक है। मतलब एक ही खर्चा को जो कि सेम पर्पस के लिए काम आने वाला है, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, उसको आप ग्रुप अगर बना दोगे तो उसको बोलते हैं दोस्तों कॉस्ट पुल। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस्ट पुल। तो एक कॉस्ट पुल इज ए ग्रुपिंग ऑफ इंडिविजुअल कॉस्ट दैट शेयर्स द सेम सोर्स और पर्पस। दीज कॉस्ट्स आर एक्यूमुलेटेड इन अ कॉमन अकाउंट टू सिंप्लीफाई द एलोकेशन ऑफ ओवरहेड एक्सपेंसेस, ठीक है। कॉस्ट पुल मतलब इकट्ठा, अगर कॉस्ट को आप जोड़ दिए, सारा का सारा खर्चा को आप जोड़ दिए, प्रोडक्ट वाइज या डिपार्टमेंट वाइज या सर्विस वाइज, कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने में कितना खर्चा लगने वाला है, इसको आप जोड़ दिए। इसका लेबर का खर्चा कितना लगने वाला है, ओवरहेड का खर्चा कितना लगने वाला है, या इसका बाकी
जितना भी खर्चा कितना लगने वाला है उसको आप अगर जोड़ दिए, इसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट पुल। इसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट पुल। और कॉस्ट कॉस्ट ड्राइवर मतलब ये जो खर्चा को बांटेंगे किस बेसिस पर। अरे सुनो ना, कॉस्ट को बांटना भी तो है, खर्चा को बांटेंगे किस बेसिस पर, खर्चा को बांटना किस बेसिस पर है, कॉस्ट को बांटेंगे किस बेसिस पर। एबीसी कॉस्टिंग का वन शॉट करवाए थे, वहां पे ये सब सारा थियरी करवाए थे, ठीक है। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा यहां पे मैं। कॉस्ट को बांटेंगे किस बेसिस पर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस्ट ड्राइवर। और कॉस्ट पुल का मतलब क्या होता है, कॉस्ट पुल का मतलब ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज, ग्रुपिंग ऑफ कॉस्ट, कि एक प्रोडक्ट में, एक डिपार्टमेंट में, एक सर्विसेज में कितना खर्चा पड़ने वाला है, उसको अगर आप ग्रुप कर देते हो कि मटेरियल का कितना खर्चा है, लेबर का कितना खर्चा है, ओवरहेड का कितना खर्चा है, उसको आप अगर ग्रुप कर देते हो उसको बोलते हैं कॉस्ट पुल, ठीक है। इसके बाद देखिए व्हाट आर द फीचर्स ऑफ जॉब कॉस्टिंग। जॉब कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है, जॉब कॉस्टिंग का मतलब है स्पेसिफिक जॉब के लिए कॉस्ट को असाइन करना, स्पेसिफिक जॉब के लिए कॉस्ट को असाइन करना, स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स के लिए, स्पेसिफिक वर्क ऑर्डर के लिए कॉस्ट को असाइन करना, ठीक है। तो देखिए जब जॉब कॉस्टिंग का वन शॉट आएगा ना, इसके बाद जॉब कॉस्टिंग का वन शॉट आएगा, फिर आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है, फिर आपको ये समझ में आ जाएगा। अभी ज्यादा जोर नहीं दे रहा हूं यहां पे। देखिए यहां पे क्या बोला है, जॉब स्पेसिफिक कॉस्ट एक्यूमुलेशन। जॉब कॉस्टिंग में क्या होता है कि हर एक जॉब में, हर एक काम के लिए कितना कितना खर्चा लग रहा है वो आप निकालते हो यहां पे। हर एक काम के लिए, हर एक स्पेसिफिक काम के लिए कितना कितना खर्चा लग रहा है, कितना कितना खर्चा लग रहा है वो निकालते हो। जैसे आप सिलाई के दुकान में जाओ ना, सिलाई के दुकान में जो लोग मतलब सिलाई विलाई सूट वूट सिलते हैं, वहां पे आप देखोगे कि आपका ऑर्डर अलग रहेगा, मिसेस मेहरा का ऑर्डर अलग रहेगा, मिसेस बेहरा का ऑर्डर अलग रहेगा, अलग अलग ऑर्डर रहता है, अलग अलग जॉब के हिसाब से अलग अलग कॉस्ट को असाइन किया जाता है, एक्यूमुलेट किया जाता है। कि हम अगर एक काम किए, हम अगर ये वाला काम किए, मान लीजिए हम बीकॉम को भी पढ़ा रहे हैं, बीकॉम सेम 3 को पढ़ा रहे हैं, बीकॉम सेम 2 को पढ़ा रहे हैं हम, मान लीजिए, और क्लास 11 12 सबको पढ़ा रहे हैं। मान लीजिए क्लास 11 का एक तो बच्चा है, तो क्लास 11 के बच्चे के लिए हमको कितना खर्चा करना पड़ रहा है, अगर वो निकाल रहे हैं हम, उसको बोलते हैं बेटा जॉब कॉस्टिंग। उसको बोल रहे हैं जॉब कॉस्टिंग, मतलब एक स्पेसिफिक जॉब के लिए, एक स्पेसिफिक जॉब करने के लिए हमको कितना खर्चा करना पड़ रहा है, अरे एक स्पेसिफिक काम करने के लिए कितना खर्चा करना पड़ रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं जॉब कॉस्टिंग, ठीक है। तो जॉब स्पेसिफिक कॉस्ट एक्यूमुलेशन, हर एक जॉब का स्पेसिफिक कॉस्ट हम लोग निकालते हैं। बना बना के लिख देना यार, इजी है। तो यूनिक नेचर ऑफ जॉब, ठीक है। तो दिस सिस्टम इज आइडियल फॉर इंडस्ट्री लाइक कंस्ट्रक्शन, मतलब जहां पे आपको यूनिक नेचर ऑफ जॉब मिले, प्रिंटिंग, इंजीनियरिंग, जहां पे आपको ऐसा जॉब मिले जहां पे हर एक कस्टमर का डिमांड अलग अलग हो। अरे हर एक कस्टमर का डिमांड अलग अलग हो। जैसे आप बुक के स्टॉल में जाओगे तो आपने जो डिमांड किया, आपके दोस्त ने अलग अलग डिमांड करेंगे, ठीक है। हर एक कस्टमर का डिमांड अलग अलग हो, उसको बोलते हैं यूनिक नेचर ऑफ जॉब्स। जहां पे प्री डिफाइंड जॉब नंबर्स हो, जॉब नंबर 1 है, हमको ये कंप्लीट करना है इतना दिन तक, जॉब नंबर 2 है, हमको ये कंप्लीट करना है इतना दिन तक, ठीक है। इसको बोलते हैं प्री डिफाइंड जॉब नंबर, मतलब पहले से आपको बता दिया गया कि आपका काम कब तक कंप्लीट होगा। आपने सिलाई करने के लिए दिया एक वो दर्जी को। मान लो कि आप एक टेलर के दुकान में गए और टेलर के दुकान में जाके आपने बोला कि भैया ये कपड़ा सिल देना, भैया ये कपड़ा सिल देना, और वो भैया बोले कि कोई बात नहीं, ठीक है, आपका जॉब नंबर है 3, आपका तीसरा वाला नंबर है, और आप 3 दिन के बाद आना, क्योंकि आज और कल और परसों मेरा कस्टमर ऑलरेडी है और उस कस्टमर को हमको ये देना है। उस कस्टमर का ऑलरेडी ऑर्डर पड़ा हुआ है, आपका जॉब नंबर है 3 और आप इसको 3 दिन बाद लेके जाना, 3 दिन बाद लेके जाना, क्या। इसको बोलते हैं प्री डिफाइंड जॉब नंबर, मतलब आप ऑर्डर देने जाओगे तो ऑलरेडी आप लोगों को नंबर दे दिया जाएगा कि आधे घंटे बाद आना, 1 घंटे बाद आना, 2 घंटे बाद आना, ठीक है। अच्छा, जॉब कॉस्टिंग में क्या होता है, डिटेल्ड कॉस्ट एनालिसिस, मतलब आप कॉस्ट का पूरा एनालाइज कर सकते हो, कितना कितना किस किस में खर्चा लगा, किस किस चीज में कितना कितना खर्चा लग रहा है, सब कुछ आप डिसाइड कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे कस्टमाइज्ड प्रोडक्शन होता है, आपकी इच्छा के हिसाब से मतलब कि प्रोडक्शन होगा। अरे वो जो कपड़ा सिलेगा, आप जैसा डिमांड करोगे उस हिसाब से ना कपड़ा सिलेगा, सीधा सा बात है, ठीक है। तो कस्टमाइज्ड प्रोडक्शन भी यहाँ पे होता है, और यहाँ पे कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग भी होता रहता है। सिंपल सा बात है, इतना ही आप पढ़ना, ज्यादा मत पढ़ना, बहुत ज्यादा पॉइंट दे दिया गया यहाँ पे, ठीक है। बात करते हैं ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग किसको बोलते हैं, सर्विस कॉस्टिंग। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग किसको बोलते हैं, सर्विस कॉस्टिंग। मतलब अगर कोई सर्विस देता है, जैसे जैसे मान लीजिए मैं ट्यूशन सर्विस देता हूं, जैसे मान लीजिए कोई टैक्सी चलाता है, जैसे मान लीजिए कोई बस चलाता है,
मैं मान लीजिए ट्यूशन सर्विस दे रहा हूं, सुनिए, मैं मान लीजिए ट्यूशन सर्विस दे रहा हूं, तो मैं अपना कॉस्टिंग निकालूंगा ना कि मैं एक बच्चे से कितना चार्ज कर रहा हूं और मेरा खर्चा कितना पड़ रहा है एक बच्चे के ऊपर। अगर मैं 1000 बच्चे को पढ़ाता हूं, अगर मैं 1000 बच्चे को पढ़ाता हूं तो एक बच्चे के ऊपर मेरे को खर्चा कितना पड़ रहा है और मैं कितना चार्ज कर रहा हूं। मैं मान लीजिए 1099 रुपए चार्ज कर रहा हूं आपसे, 1099 रुपए चार्ज कर रहा हूं, तो मैं उसमें ये देखूंगा, मैं एक एक बच्चा से 1099 रुपए चार्ज कर रहा हूं फुल सेमेस्टर का, 6 महीने का, तो उसमें मेरे को खर्चा कितना पड़ रहा है, कितना देना पड़ रहा है मेरे को खर्चा कितना पड़ रहा है एक बच्चे पर। मान लीजिए 700 रुपए खर्चा पड़ रहा है मेरे को, सर्विस कॉस्ट जो लगता है, ये जो सॉफ्टवेयर कॉस्ट जो लगता है, एप्लीकेशन कॉस्ट जो लगता है, वो 700 रुपए है। मेरे पास बचता कितना है, 500 रुपया। ये क्या ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में क्या करते हो आप, सर्विसेज का कॉस्टिंग निकालते हो, सर्विस करने वाले लोग कॉस्टिंग निकालते हैं, कॉस्टिंग निकालते हैं। तो ये सब लिख दीजिएगा, दिस मेथड इज एप्लीकेबल टू द इंडस्ट्री लाइक ट्रांसपोर्ट, हॉस्पिटल, पावर जनरेशन, एजुकेशन, वेयर सर्विसेज आर डिलीवर्ड ऑन द कंटिन्यूअस और रिकरिंग बेसिस। तो यहां पे सर्विस कॉस्टिंग का यहां पे आपको क्या पूछा है, डेफिनेशन पूछा है, ठीक है। आप ये मत बोलना कि सर 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 ऑपरेटिंग कॉस्टिंग तो आपने कराया ही नहीं, आप तो सर्विस कॉस्टिंग करा रहे हो। बेटा दोनों सेम होता है, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग और सर्विस कॉस्टिंग सेम सेम होता है, क्लियर है। बात करते हैं कंपोजिट यूनिट क्या होता है। ए कंपोजिट यूनिट रेफर्स टू ए यूनिट ऑफ मेजर दैट कंबाइंस टू और मोर कंपोनेंट्स टू रिप्रेजेंट ए सर्विस और एक्टिविटी मोर कंप्रिहेंसिवली, ठीक है। मतलब जो आपका दो या दो से ज्यादा यूनिट्स को कंबाइन कर ले और आपका एक्टिविटीज या सर्विस को पहचाने, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोजिट यूनिट्स। जैसे मान लीजिए ये ट्रांसपोर्टेशन के लाइन में पैसेंजर किलोमीटर, हम लोग क्या निकालते हैं, पैसेंजर किलोमीटर, कि एक पैसेंजर कितना किलोमीटर तक जाता है और कितना एक किलोमीटर जाने के लिए, 1 किलोमीटर जाने के लिए कितना खर्चा करता है, बात खत्म। जैसे मान लीजिए किलोवाट आवर्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोजिट यूनिट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोजिट यूनिट। जेपीबीपी ऑलरेडी बता दिए हैं, ऑलरेडी जेपीबीपी बता के तो फायदा नहीं, जेपीबीपी ऑलरेडी बता दिए हैं। जब वन शॉट करवा रहे थे तो बताए ना कि जब आप दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स यूज करते हो या प्रोड्यूस करते हो साइमल्टेनियसली फ्रॉम द सेम रॉ मटेरियल, मतलब मिल्क से, अरे दूध से चीज भी बना रहे हो आप, बटर भी बना रहे हो आप, ठीक है, कर्ड भी बना रहे हो आप, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जॉइंट प्रोडक्ट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जॉइंट प्रोडक्ट। एंड बाय प्रोडक्ट बीपी, बीपी मतलब क्या होता है, बीपी मतलब क्या होता है, मतलब गाय। गाय का मेन वाला जो प्रोडक्ट होता है वो क्या है, मिल्क। लेकिन गाय गोबर भी तो देती है, तो ये गोबर क्या हो गया, गोबर हो गया बीपी, और मिल्क क्या हो गया, मिल्क हो गया मेन प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट, ठीक है, ठीक है। तो इसका मेथड्स एक बार पढ़ लीजिएगा, मेथड्स जो जो आपको हम लिखवाए हैं पढ़वाए हैं वो सब पढ़िएगा, ठीक है। मेथड जो लिखवाए हैं पढ़वाए हैं वो सब पढ़िएगा। एक होता है फिजिकल यूनिट मेथड, एक होता है सेल्स वैल्यू एट सेपरेशन पॉइंट मेथड, एक होता है नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड, ओके, और एक होता है एस्टिमेटेड फाइनल सेल्स वैल्यू मेथड, ठीक है। सब करवाए, 4 मेथड पढ़ना, 4 मेथड, ये नहीं पढ़ना, ये 5 वाला मेथड मत पढ़ना, 4 मेथड पढ़ना, 4 मेथड, सिर्फ 4 मेथड पढ़ना है आपको, ठीक है। और जेपी और बीपी का आप डिफरेंस पढ़ लेना बहुत बढ़िया तरीके से, जेपी और बीपी बहुत ही आसान है, जेपी बीपी का आप डिफरेंस पढ़ लेना, ठीक है। तो दोस्तों थैंक यू सो मच। 2K लाइक होना चाहिए इस पे, क्योंकि बहुत जल्दी ही रिवाइज करवा दिया आपको, ठीक है, इतना जरा फास्ट में रिवाइज करवा दिया। और एक कमेंट जरूर करना कि इतना सारा जो वन शॉट किया है उसका कुछ फायदा मिला है तुमको, क्या वन शॉट आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, जल्दी बोलो, कमेंट में बोलो। थैंक यू सो मच गाइस।